1857 भारतीय इतिहास का एक ऐसा साल जिसके बारे में हम सबने पढ़ा तो है पर शायद पूरी तरह समझा नहीं। क्या ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों का गुस्सा था या फिर ये पूरे देश की आज़ादी की पहली संगठित आवाज थी? एक ही घटना लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, सारी बहस की जड़ यहीं पर है। एक तरफ अंग्रेजों का नजरिया जो इसे कहता है सिपाही विद्रोह, मतलब बस एक मिलिट्री की अंदरूनी समस्या, और दूसरी तरफ है भारतीय दृष्टिकोण, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी पूरे राष्ट्र की आज़ादी की लड़ाई। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये सोच और नजरिए की लड़ाई है। तो फिर असली कहानी थी क्या? क्या ये कुछ शिकायतों की वजह से अचानक भड़का गुस्सा था या विदेशी हुकूमत के खिलाफ एक सोची समझी जंग? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, कहानी की शुरुआत में। 1857 की आग यूं ही नहीं भड़की थी। इसे समझने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद से ही समझिए कि पूरे भारत में धीरे धीरे बारूद इकट्ठा हो रहा था और अंग्रेजों की हर नई पॉलिसी उस बारूद में एक और चिंगारी का काम कर रही थी। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक वजहों की। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को देखिए। ये सीधे सीधे राज्यों को हड़पने की नीति थी। अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं तो उसका राज अंग्रेजों का। झांसी, सतारा, नागपुर, एक के बाद एक कई रियासतें इसका शिकार बनी। अवध जैसे बड़े राज्य को तो कुशासन का बहाना बनाकर ही कब्जे में ले लिया गया। ऊपर से मुगल बादशाह की बेइज्जती और नाना साहेब जैसे लोगों की पेंशन बंद करना, ये सब अपमान के घूंट थे जो लोग पी रहे थे। और राजनीति तो एक पहलू था, असली चोट तो अर्थव्यवस्था पर पड़ रही थी। ब्रिटेन के मिलों में बने माल ने भारत के कारीगरों के हाथ से काम छीन लिया। किसानों पर इतने भारी टैक्स लगाए गए कि उनकी कमर ही टूट गई। और सबसे बड़ी बात, भारत का पैसा, भारत की दौलत एक सिस्टम से ब्रिटेन भेजी जा रही थी, जिसे इतिहास में ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया, मतलब भारत को अंदर से खोखला करने का पूरा इंतजाम। अब बात करते हैं समाज और धर्म की, और ये मामला थोड़ा पेचीदा है। अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक जैसे कुछ सुधार किए, लेकिन उस समय के बहुत से भारतीयों को लगा कि ये हमारे रीति रिवाजों पर सीधा हमला है। ईसाई मिशनरियों की वजह से लोगों में धर्म बदलने का डर फैल रहा था, और इन सब के ऊपर था अंग्रेजों का वो घमंड भरा नस्लभेदी रवैया जो आग में घी का काम कर रहा था। तो देखिए, राजनीतिक गुस्सा, आर्थिक तबाही, सामाजिक बेचैनी, पूरा माहौल तैयार था। बारूद का ढेर लग चुका था, बस एक चिंगारी की देर थी, और वह चिंगारी आई चर्बी वाले कारतूसों के रूप में। ये जो प्रक्रिया है ना, यही बनी उस चिंगारी की वजह। हुआ ये कि सेना में एक नई एनफील्ड राइफल आई और उसे लोड करने का तरीका था कि कारतूस को पहले मुंह से, दांतों से काटना पड़ता था। बस यहीं से सारी बात बिगड़ गई। सिपाहियों के बीच एक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों पर जो ग्रीस लगी है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। अब देखिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। ये एक ऐसी चोट थी जिसने हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के धर्म को, उनकी आस्था को एक साथ ललकारा था। तो चिंगारी लग चुकी थी। अब देखते हैं कि एक छावनी से शुरू हुई ये बगावत की आग कैसे पूरे उत्तर भारत में एक ज्वाला बन गई। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई। फिर 10 मई को मेरठ की छावनी में सिपाहियों ने बगावत कर दी और दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। नारा गूंजा, चलो दिल्ली। और ताज्जुब देखिए, सिर्फ एक दिन बाद 11 मई को विद्रोही दिल्ली पर कब्जा कर चुके थे और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट बना दिया गया था। दिल्ली पर कब्जा तो बस एक शुरुआत थी। ये आग बहुत तेजी से फैली और कानपुर इसका एक बहुत बड़ा सेंटर बना। यहाँ बगावत की कमान संभाली पेशवा बाजीराव के वारिस नाना साहब ने और अंग्रेजों को जबरदस्त टक्कर दी। और ये कोई एक दो शहरों की बात नहीं थी, पूरा उत्तर भारत धधक रहा था। दिल्ली में जनरल बख्त खान ने मोर्चा संभाला तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, कानपुर में नाना साहब थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और बिहार में वीर कुंवर सिंह। ऐसा लग रहा था मानो हर जगह से बगावत का एक नया नायक उठ खड़ा हुआ हो। हाँ, इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। लेकिन एक लड़ाई खत्म हुई तो एक नई बहस शुरू हो गई।
जो आज तक चल रही है। तो चलिए वापस अपने पहले सवाल पर लौटते हैं कि आखिर इतिहासकारों ने इस घटना को देखा कैसे? तो इतिहासकारों ने इसे समझा कैसे? देखिए, यहाँ 4 अलग-अलग नजरिए सामने आते हैं। ज्यादातर ब्रिटिश अधिकारी इसे बस एक सैनिक विद्रोह ही मानते रहे। कुछ ने इसे सत्ता छीनने के लिए एक हिंदू मुस्लिम साजिश बताया। हैरानी की बात तो ये है कि खुद कुछ अंग्रेज जैसे बेंजामिन डिज़रायली इसे राष्ट्रीय विद्रोह मान रहे थे। लेकिन वो नजरिया जिसने भारत में पूरी सोच बदल दी, वो था विनायक दामोदर सावरकर का, जिन्होंने इसे नाम दिया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और फिर आई ये किताब 1857 का स्वातंत्र्य समर। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, समझिए एक वैचारिक धमाका था। इसने पहली बार पूरे दावे के साथ कहा कि 1857 कोई अचानक हुआ विद्रोह नहीं था, बल्कि ये आज़ादी के लिए सोच समझकर लड़ी गई पहली जंग थी। इस किताब के विचारों से ब्रिटिश सरकार इतनी डर गई कि इसे छपने से पहले ही बैन कर दिया गया। सोचिए, इसका पहला एडिशन 1909 में हॉलैंड में छिपकर छापना पड़ा। बाद में यही किताब भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बनी, और इस पर से बैन आज़ादी से ठीक 1 साल पहले 1946 में हटा। सावरकर का पूरा तर्क, उनकी पूरी सोच इस एक लाइन में छिपी है कि ये लड़ाई सिर्फ सिपाहियों की या कुछ राजाओं की नहीं थी। ये अपने धर्म और अपने देश को बचाने के लिए लड़ी गई एक राष्ट्रीय जंग थी। तो सवाल फिर वही, 150 साल से भी ज्यादा हो गए, पर यह घटना आज भी इतनी अहम और विवादास्पद क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि 1857 की कहानी सिर्फ अतीत की बात नहीं है। ये इस सवाल से जुड़ी है कि हम कौन हैं, हमारा राष्ट्र कैसे बना और हम अपनी आज़ादी को किस नज़र से देखते हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी पहचान का हिस्सा है।